हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें अभी तक हमारे लोग की 2 क्लासेस हो चुकी थी। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शेयर्स का कुछ बेसिक, और साथ में शेयर्स को इशू एट पार पे अगर इशू करते हैं, शेयर्स को अगर एट पार पे इशू करते हैं तो हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनती हैं, उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा था। सेकेंड क्लास में हमने देखा था इशू एट प्रीमियम। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिटेल में हम लोगों ने क्लास में देखा था और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। तो जिन लोगों ने सेकंड पार्ट देखा होगा उन लोगों ने वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा, उसे सॉल्व कर लिया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है उसको आज हम प्रैक्टिकली मतलब जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको आज सॉल्व कराएंगे और आप लोग अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो जिनका क्वेश्चन सही है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनका सही नहीं है या कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो वो उन गलतियों को नोट कर लें कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन लगाएं तो उन चीज़ों को ध्यान रखें। तो जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया था वो डीके गोयल क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इशू एट प्रीमियम का। ठीक है, तो जिन लोगों के पास डीके गोयल की बुक है वो डीके गोयल की बुक से देख लें, और जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करें, जो क्वेश्चन हमने आप लोग को भेजा था यानी कि स्क्रीनशॉट पे लगा हुआ था क्वेश्चन के साथ लेक्चर के साथ ही, तो उसको शॉर्टकट में नोट कर लें कितने शेयर्स थे, क्या रेट था, उस हिसाब से लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन दिया था Z Limited was registered with an authorized capital of 60 लाख divided into 60,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच। 60 लाख रुपए की कैपिटल थी जो कि 60,000 शेयर्स में डिवाइडेड थी 100 रुपये वाले। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने थे, 60,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था कि 60,000 शेयर्स थे, जिसमें से इशू कितने किए गए थे, 25,000 शेयर इशू किए गए थे एट द रेट ऑफ ₹100 पे था, जिसको इशू किया गया था एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपये प्रीमियम पे। ठीक है, कॉल का रेट क्या था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 30, 45, 20, 25, 30, 45, 20, 25 ये रेट था। ये इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रुपये प्रीमियम का होगा तो 25 रुपये कैपिटल के हो गए, 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। हमने क्या किया, 45 में कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग कर दिया है। ये 25 रुपये कैपिटल के हो गए, ये 20 रुपये प्रीमियम के हो गए। उसके आगे लिखा हुआ था ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹40,000। सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई थी और शेयर इशू करने में जो खर्चा हुआ था यानी कि जो शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया हुआ था वो दिया था 40,000 रुपये। इसको राइट ऑफ करना था किससे, SPR से। किससे राइट ऑफ करना था, SPR से। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में उन्होंने डिटेल में डिस्कस भी किया था, समझाया भी था आप लोग को कैसे लगेगा। तो अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे इसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं भी वीडियो पे डाल दूंगा। ठीक है, स्क्रीन पर, ताकि आप लोग फिर से एक बार देख लें। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एंट्रीज क्या बनेगी हम लोग देख लेते हैं। 25,000 शेयर्स थे, फुली सब्सक्राइब थे, तो उतनी ही एप्लीकेशन आई थी, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 25,000 इंटू 30 आ जाएगा 7,50,000। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मिल गई। सेकेंड एंट्री में क्या होता था, उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, तो सेकेंड एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ठीक है। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ हो गई। हमने फर्स्ट क्लास में अपनी बताया ही था, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि जो भी एंट्रीज हम लोग करेंगे, हर एंट्री की क्या होंगी 2 एंट्रियाँ, यानी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकंड फाइनल कॉल की 2 एंट्रियाँ होंगी। ठीक है। तो अगर आप लोग की एंट्रियाँ समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की 2 एंट्रियाँ थी, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी? अलॉटमेंट एंट्री बनेगी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिए हुए थे। क्या दिए हुए थे? इक्विटी शेयर। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया है। तो जहाँ जहाँ पे ये शेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ शेयर ना लिख के आप क्या कर दीजिएगा, इक्विटी शेयर लिख दीजिएगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे क्या लिखा हुआ, शेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। इक्विटी शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में शेयर्स का टाइप दिया हुआ है, यानी शेयर किस टाइप का, इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो जहाँ जब भी शेयर वर्ड आएगा तो साथ में क्या लगा देंगे, शेयर का टाइप, यानी कौन सा टाइप शेयर का है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। एसपीआर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। अब शेयर कैपिटल कितना था, 25,000 इंटू 25। ठीक है, 25,000 इंटू 25 ये कैपिटल आ जाएगा, और 25,000 इंटू 20 ये क्या आ जाएगा, एसपीआर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,25,000। और ये आ जाएगा 5 लाख। तो ये आ जाएगा 11,25,000। ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। उसका रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, रिसीव की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना ड्यू किया था, 11,25,000। पूरा रिसीव कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अलॉटमेंट के बाद अब हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का रेट क्या था, फर्स्ट कॉल का रेट था 20 रुपीज़। शेयर्स कितने थे, 25,000। अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। पूरा पैसा मिल गया है तो रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, 5 लाख। नेक्स्ट कॉल, लास्ट कॉल बची है। देखिए 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की और 2 एंट्री ये फर्स्ट कॉल की हो गई। अब आ गई फाइनल कॉल 25 रुपये से। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर, सेकंड फाइनल लिखा हुआ था, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 25,000 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 6,25,000। रिसीव कर लेते हैं। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है। नरेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो नरेशन हमने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो एक बार वहाँ पे आप नरेशन देख लीजिएगा। नरेशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस और जाएगा और टाइम जाएगा, तो जैसे वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए नरेशन का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नरेशन का यूज करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें नरेशन का यूज भी जरूर करेंगे। फिर दिया हुआ था शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना, 40,000 लिख देते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। आगे हमने बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम राइट ऑफ करते हैं सेम ईयर, ठीक है। यानी कि जिस साल भी एक्सपेंसेस किए गए हैं उनको पहले साल ही क्या करते हैं, उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में क्या है, SPR है, तो SPR से करेंगे, या जितना भी SPR होगा उतना अमाउंट SPR से कर लेंगे। और जो पैसा कम पड़ेगा वो कहाँ से करते थे, स्टेटमेंट ऑफ PL से। अब यहाँ पे हमने शेयर इशू किए थे SPR पे, तो हमारे पास SPR कितना था, SPR हमारे पास है 5 लाख। एक्सपेंसेस कितने के शेयर के, 40,000, ईजिली SPR से राइट ऑफ हो जाएंगे। तो लास्ट एंट्री बनेगी SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 40,000। अगर इसकी नरेशन लिखना हो तो इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। क्या बनेगी, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। अगर इसकी नरेशन लिखनी हो तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फ्रॉम SPR, या सिर्फ रिटर्न ऑफ कर देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो हो गया है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। अगर कैश के अलावा किसी पर्पज से हम लोग शेयर इशू करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। आप लोगों ने जो क्वेश्चन लगाया है मैच कर लीजिएगा कितना सही था, ठीक है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी रहेगी। और कुछ लेक्चर्स के बाद आप लोग को लगेगा कि शेयर आपके क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, बगैर स्किप करे देखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को एक एक पॉइंट आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जिस दिन ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे उस दिन आप इतना कैपेबल होंगे कि अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन शेयर का हो
चाहे इजी हो, चाहे डिफ़िकल्ट हो, चाहे मॉडरेट लेवल का हो, हर लेवल का क्वेश्चन आप इजीली और बहुत ही जल्दी कंप्लीटली 100% सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस कंटिन्यूटी बना करके लगातार हर क्लास को प्रॉपरली अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। ठीक है, और जहाँ पे चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर पूछिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं लिखा है, समझ जाइए कंसिडरेशन की बात चल रही है अदर देन कैश में। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि अगर हम शेयर्स किसको इशू कर रहे हों, प्रमोटर्स को इशू कर रहे हो। किसको? प्रमोटर्स को। फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने, प्रमोटर्स। सेकंड, किसको इशू कर रहे हो? अंडर राइटर्स को इशू कर रहे हो। और थर्ड था वेंडर्स को इशू कर रहे हो। ठीक है, अब प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी सेटअप करने का काम करते हैं। ये कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। यानी एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन या एक ऐसी एक्सपर्ट कंपनी जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कोई भी कंपनी कैसे इस्टेब्लिश करी जाती है। कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं। तो कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें फुलफिल करनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसा बनेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें इन लोगों को अच्छी तरीके से पता होती हैं। तो ये प्रॉपरली एक कंपनी सेटअप कर देते हैं और कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स मतलब कंपनी के जो भी ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, कंपनी सेटअप करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात के लिए कुछ वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी कमीशन लेते हैं, या कह सकते हैं कुछ फीस चार्ज करते हैं। तो जो फीस चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी प्रमोटर्स को जो भी पेमेंट करना पड़ता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया प्रमोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और प्रमोटर्स को जो पेमेंट किया तो उसे क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलते हैं या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या कोई फर्म हो सकती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ये कंपनीज को इस बात की गारंटी देते हैं कि जो मार्केट में आप शेयर पब्लिक को इशू करना चाह रहे हैं वो सारे शेयर पब्लिक के बीच बिक जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बिकते हैं तो ये कंपनी या जिसने भी ये अंडर राइटिंग कमीशन लिया है ये शेयर्स खुद परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेनली इन लोग का काम होता है कंपनीज के शेयर को मार्केट में बेचना। ठीक है, जिसके लिए क्या चार्ज करते हैं? कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। क्लियर है? ये क्या करते हैं? ये कंपनीज को गारंटी देते हैं कि आपके शेयर्स मार्केट में पूरे बेच देंगे। अगर नहीं बेच पाते हैं तो ये क्या करते हैं? खुद ही वो शेयर्स खरीद लेते हैं। और इस काम को करने के लिए जो कमीशन लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अब वेंडर्स कौन होते हैं? वेंडर्स वो होते हैं जिनसे हमने क्या करी है? कोई भी असेट्स क्रेडिट पे परचेज करी है। हो सकता है असेट परचेज करी हो सकता है कोई रनिंग बिजनेस ही परचेज कर लिया हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का रनिंग बिजनेस चल रहा हुआ है, पूरा परचेज कर लिया। ठीक है,
तो जिसने बिजनेस हमको बेचा उसे क्या बोलेंगे? वेंडर्स। क्या बोलेंगे? वेंडर। या कोई असेट परचेज करी, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, कुछ परचेज किया, ठीक है, और उसके बदले में क्या देना है? कुछ पैसा देना है, ठीक है। तो जिसने हमको बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट बेचा उसे क्या बोलेंगे? वेंडर्स। तो नॉर्मली वेंडर्स वो हो गए जिनसे हमने कुछ भी खरीदा। क्लियर है? अगर एंट्रीज की बात करते हैं, इसकी एंट्री बनती है, पहली एंट्री बनती है प्रमोटर्स को पेमेंट करने की, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री ये बन जाएगी, यानी प्रमोटर्स का पेमेंट क्या हो गया? ड्यू हो गया। ठीक है, अगर प्रमोटर्स का नाम दिया तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया तो क्या लिखेंगे? प्रमोटर्स लिखेंगे। सेकेंड एंट्री में अब इन्हें हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि हमें अदर देन कैश है, इनको कैश नहीं देना है, तो इनको हम क्या दे सकते हैं? इनको हम दे सकते हैं शेयर्स। क्या दे सकते हैं? शेयर्स। ठीक है, कौन से शेयर्स? जो हमारे पास होंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो भी हमारे पास होंगे वो हम इनको दे सकते हैं। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको जो भी हम शेयर्स देंगे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा एट पार, एक होगा एट प्रीमियम। ठीक है, अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल ही मानते हैं कि मान लेते हैं इनको कितने रुपए देने थे? 5 लाख। कितने देने थे? 5 लाख। मान लेते हैं इनको 5 लाख रुपए देने थे। कितने देने हैं? 5 लाख रुपए। एंट्रीज हम उधर लिख देते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमें 5 लाख रुपए देने हैं, हम दे सकते हैं एट पार पर भी और एट प्रीमियम पे भी। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री में हमें शेयर देने हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कितने शेयर्स देने पड़ेंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे पास जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। हम मान लेते हैं जो हमारे पास शेयर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये पर शेयर। कितनी वैल्यू है? 10 रुपये। तो अगर 10 रुपये वाला शेयर 10 में देते हैं तो ये हो जाएगा एट पार। अगर 10 वाला शेयर हम मान लेते हैं 25% प्रीमियम देते हैं, यानी कि 2.5 रुपये प्रीमियम पे। ठीक है, यानी 12.5 में देते हैं, तो ये हो जाएगा इशू एट प्रीमियम। क्या हो जाएगा? इशू एट प्रीमियम। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं। तो 5 लाख रुपए देने थे, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये से। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका होता है जितना भी अमाउंट पेड करना है, अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस। अब यहाँ अमाउंट पेएबल कितना है? 5 लाख है। अगर एट पार पे देंगे तो इशू प्राइस क्या होगा? 10 रुपये। तो 5 लाख, 5 लाख रुपए थे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50,000 शेयर्स, यानी 50,000 शेयर्स हमको देने पड़ेंगे। किसको देने थे? प्रमोटर्स को देना था। तो एंट्री बन जाएगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। क्लियर है? बीइंग 50,000 equity shares issued to promoters at par as fully paid up। क्लियर है?
समझ में आया। अगर एट पार पे शेयर देने हैं, किसको देने हैं, प्रमोटर्स को देने हैं, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट देना था वो दे दिया। क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर निकालिए कैसे, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस, जितना अमाउंट देना था इशू प्राइस से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 शेयर। क्लियर है। तो ये एट पार का केस हो गया। अगर एट प्रीमियम का होता, इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद बता देते हैं एट प्रीमियम का। अब एट प्रीमियम केस में क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। फार्मूला वही, अमाउंट पेबल कितना था 5 लाख। अगर एट प्रीमियम पे है तो इशू प्राइस क्या हो जाएगी 12.5, तो 12.5 डेसिमल हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 125 4 जा तो यह आ जाएगा 40,000, यानी कितने शेयर्स आ जाएंगे 40,000 शेयर्स। यानी एट पार पे दिया था तो कितने शेयर्स देने पड़े थे 50,000, एट प्रीमियम पे देंगे तो कितना देना पड़ेगा 40,000। सिंपल सी बात है, अगर हम शेयर्स महंगे देंगे तो हमें शेयर्स कम देने पड़ेंगे और सस्ते देंगे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। 10 रुपये के हिसाब से दिया तो 50,000 देने पड़े, 12.5 के हिसाब से दिया तो 40,000 देने पड़े। तो एट प्रीमियम केस में एंट्री क्या बनेगी, एंट्री में जरा सा चेंज आएगा, सिर्फ SPR साथ में बढ़ जाएगा, बाकी पूरी एंट्री सेम रहेगी। जैसे हमने एंट्री लिखी थी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। कितने शेयर देने हैं 40,000, रेट क्या था 10 रुपये, 40,000 SPR का रेट क्या था 2.5, 40,000 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख, यानी पूरा 5 लाख का पेमेंट हो गया। नरेशन में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स issued to promoters at 25% premium as fully paid up। क्लियर है। कितने शेयर्स इशू किए ये नेशन मेंशन कर देंगे, किस रेट से किए वो भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, प्रीमियम पे किया तो यहाँ पे इशू कर दिया एट 25% प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। तो समझ में आ गया, क्लियर है। अगर प्रमोटर्स को कोई भी पेमेंट देना है तो एंट्री क्या बनेगी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या फिर इसी जगह पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी अकाउंट लगा दीजिएगा टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्लियर है। सेकंड एंट्री प्रमोटर्स को शेयर देंगे तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर एट पार पे है, अगर प्रीमियम पे तो साथ में क्या जुड़ जाएगा SPR। क्लियर है। अंडर राइटिंग कमीशन अगर देना है, ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन किसे देंगे, अंडर राइटर्स को, तो एंट्री बन जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड एंट्री में अंडर राइटर्स को भी शेयर देंगे तो सेम चीज होगी, या फिर एट पार पे देंगे या फिर एट प्रीमियम पे। अगर एट पार पे देंगे तो सेम एंट्री, प्रमोटर्स की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा, किसको दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को, तो एंट्री बन जाएगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर एट पार पे है तो। अगर एट प्रीमियम है तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR। यानी सिर्फ जरा सा चेंज आएगा, पहली एंट्री में
इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जगह पे क्या आ गई, अंडर राइटिंग कमीशन आ गया, और प्रमोटर जगह पे क्या आ गया, अंडर राइटर्स आ गया। सेकेंड एंट्री में प्रमोटर जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर राइटर्स। बाकी पूरी एंट्री सेम रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा इजली, अच्छे तरीके से। अब थर्ड केस बचता है असेट परचेज का, तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर थर्ड केस पढ़ लेते हैं हम लोग वेंडर्स वाला। अब वेंडर्स वाले केस में दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हमने असेट कोई परचेज करी, सेकंड हो सकता है कि हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया। क्या परचेज कर लिया, रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया। देखिए, अगर कोई आप असेट परचेज करते हैं यानी मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, मान लेते हैं मशीनरी परचेज करी, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर वेंडर्स का नाम दिया है, यानी कि मान लेते हैं XYZ लिमिटेड ने खरीदा ABC लिमिटेड से, तो ABC लिमिटेड क्या हो गया, वेंडर्स हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ABC लिमिटेड। ठीक है, अगर वेंडर का नाम दिया है तो हम वेंडर का नाम लिखेंगे। सेम मान लेते हैं 5 लाख की मशीनरी परचेज करी, कितने की, 5 लाख। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड। सेकेंड एंट्री में सेम केस वही कि शेयर्स कैसे दे रहे हैं, एट पार पे दे रहे हैं कि एट प्रीमियम पे, तो सेकेंड एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट। अगर इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर एट पार पे दे रहे हैं, अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो SPR साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स के लिए एंट्री करी थी, सेम तरीके से एंट्री होगी वेंडर्स के लिए, कोई खास चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे तो आप उसकी असेट्स तो परचेज करेंगे, साथ में क्या परचेज करेंगे, लायबिलिटीज भी परचेज करेंगे। ठीक है, तो असेट और लायबिलिटीज परचेज करेंगे तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि जो उससे हम पेमेंट दे रहे हो कितना दे रहे हैं, जो हमने असेट्स परचेज करी है उससे ज़्यादा दे रहे हैं या जो परचेज करी है उससे कम दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया। बिजनेस परचेज करते समय बिजनेस में बिल्डिंग थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5 लाख की बिल्डिंग थी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख की मशीनरी थी। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसा मिलना होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी जिन लोगों ने बिजनेस से क्रेडिट पे सामान खरीदा है यानी गुड्स परचेज किया है, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होते हैं, डेटर्स। तो कुछ डेटर्स भी थे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट मान लेते हैं मान लेते 3 लाख के डेटर्स थे। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ क्रेडिटर्स थे, मान लेते हैं 1,50,000 की। 2 वेंडर्स अकाउंट, मान लेते हैं हमने ये बिजनेस परचेज किया कितने में, 10 लाख में। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ऐड करेंगे आप लोग तो अमाउंट आएगा 5, 2, 7, 3, 10, यानी 10 लाख। इधर ऐड करेंगे 10 लाख की आपने असेट ली, लायबिलिटी कितने की ली, 1.5 लाख की, यानी कोई बिजनेस परचेज किया जिसमें 10 लाख की असेट थी और 1,50,000 रुपये की लायबिलिटी थी। तो यानी आपको बिजनेस को रुपये देने चाहिए थे कितने, 8,50,000। पर वेंडर्स को कितने रुपये आपने कहा देने के लिए, कितने, 10 लाख।
यानी जो आप अमाउंट दे रहे हैं 8 साढ़े 8 लाख से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी मजबूरी के लिए अपना बिजनेस बेच रहा है, जिसकी मार्केट में गुडविल क्या है बिजनेस की, ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जब आप बिजनेस परचेज करते हैं तो आपको असेट्स का पैसा देना ही देना पड़ता है, साथ में उसकी गुडविल का पैसा भी उसको देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है जिसकी मार्केट में पहले से क्या है, कुछ पहचान है, उससे कुछ पहले से कस्टमर हैं। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो आपको उसकी गुडविल के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमने परचेज किया, हमें असेट कितने की मिली, 8.5 लाख की, लेकिन पैसे देने पड़े 10 लाख, यानी जो हमने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, वो किस बात का दिया, गुडविल का। और गुडविल बिजनेस के लिए क्या होती है, असेट है, यानी जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसकी हम गुडविल भी परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में डेबिट में था कितना, 10 लाख, क्रेडिट में है 11.5 लाख, 11.5 लाख, 1.5 लाख का डिफरेंस है, तो यह आ जाएगा डेबिट में गुडविल, गुडविल अकाउंट कितना, 1.5 लाख। जहाँ गुडविल लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं, यानी रनिंग बिजनेस है जिसमें हमें कुछ असेट्स मिल रही हैं, कुछ लायबिलिटीज़ मिल रही हैं, और उसके अलावा हम कुछ पेमेंट दे रहे हैं, तो जो पेमेंट हम दे रहे हैं हम देखेंगे असेट लायबिलिटी का डिफरेंस निकाल के कि डिफरेंस अमाउंट से हम ज़्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं। अगर डिफरेंस अमाउंट से ज़्यादा दे रहे हैं तो जो पैसा एक्स्ट्रा दिया वो किस बात का दिया है, गुडविल का। क्लियर है। तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगा डेबिट में और ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, नरेशन हो जाएगी बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड एंट्री फिर वैसे ही बनेगी, वेंडर्स को पैसा देना होगा, तो वही चीज़ वेंडर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू SPR, उसके बाद का एंट्री सब में सेम रहेगी। क्लियर है। फिर चाहे प्रमोटर्स हो, चाहे अंडरराइटर्स हो, चाहे वेंडर्स हो, सबके लिए सेम एंट्री। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब एक केस तो ये हो गया कि जो अमाउंट दिया हमने इस डिफरेंस अमाउंट से ज़्यादा दिया, हो सकता है कम दें, बहुत मान लेते हैं 7 लाख दे रहे होते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, ये गुडविल हटा देते हैं, अभी हमने माना था कि वेंडर्स को हमने दिया 10 लाख रुपए, तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा दिए थे, तो 1.5 लाख किस चीज़ के हो गए थे, वो गुडविल के। अब मानते हैं हमने दिए 7 लाख रुपए, कितने दिए, 7 लाख। असेट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस 8.5 लाख रुपए था, हमने रुपए कितने दिए, 7 लाख, यानी कम दिए। तो उस केस में अगर हम पैसा कम दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें बिजनेस में कुछ क्या मिला होगा, कैपिटल रिजर्व। क्या मिला होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,50,000। ध्यान रखिएगा कि अगर डिफरेंस अमाउंट ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, यानी अगर हम पेमेंट डिफरेंस अमाउंट से ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके से कह लीजिए कि अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, अगर डेबिट में अमाउंट कम पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, गुडविल, अगर क्रेडिट में कम पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। यानी मान लेते क्वेश्चन में ये दिया होता 10 लाख रुपए, ये दो एंट्री दी रहती तो इनको जोड़ने पे आता 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, कितना आता, सिर्फ इन दोनों को जोड़ने पे 8.5 लाख। क्रेडिट में कम पड़ता तो क्रेडिट में लिख दिया हम लोगों ने क्या, टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, कितना, 1.5 लाख। यही चीज़ अगर यहाँ पे दोनों का जोड़ने पे 10 से ज़्यादा आता तो यानी कि कम पड़ता डेबिट में, तो उस केस में हम डेबिट में क्या लिख देते, गुडविल अकाउंट, ठीक है। जो भी डिफरेंस का अमाउंट होता, गुडविल अकाउंट डेबिट, डिफरेंस का अमाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कर देते हैं। क्लियर है। बाकी सेकेंड एंट्री तो ये पता ही ऐसी होगी। क्लियर है सबको। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के बेसिस पे आप लोग को 1-2 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, जिसको आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर घर पे लगाते हैं समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। डीके गोयल की बुक से देते हैं, तो जिन लोगों के पास डीके गोयल की बुक है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके पास नहीं है, अगर कहीं से कोई अरेंजमेंट हो पाए तो डीके गोयल की बुक आप लोग अरेंज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे वो डीके गोयल की बुक से ही दिए जाएंगे, ठीक है।
मेरे हिसाब से मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, तो मुझे सबसे सही डीके गोयल की बुक लगती है। तो इसीलिए मैं बच्चों को ज़्यादातर यही कहता हूँ कि जिनको भी पढ़ाई करनी है डीके गोयल की बुक ले सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक हो आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो इसमें अदर देन कैश का एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर। ठीक है, विमल लिमिटेड ने कमल लिमिटेड से क्या परचेज किया था? मशीनरी परचेज करी थी। किसने परचेज करी है? विमल ने। तो विमल परचेज हो गया, यानी परचेजर हो गया विमल। बेचा किसने है? कमल ने। तो जहाँ जहाँ पे वेंडर्स आता था, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन, ठीक है, परचेज क्या करी? मशीनरी अकाउंट। तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम क्या है? कमल। तो आ जाएगा टू कमल लिमिटेड। मशीनरी कितने की थी? 9,90,000। कितने की थी? 9,90,000। उसके बाद दो केस दिए हुए थे हमने, जिनको शेयर्स दिए थे कैसे दिए थे? इक्विटी शेयर दिए थे। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। दो केस लिखे हुए हैं, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स इश्यूड एट पार, शेयर्स वर इश्यूड एट 25% प्रीमियम। एट पार किसने बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या होगा? अगर 9,90,000 रुपये है, एट पार का केस होगा तो 9,90,000 डिवाइड बाई 100 वाला शेयर 100 आ जाएगा। अगर प्रीमियम का है तो 9,90,000 डिवाइड बाई 25% प्रीमियम था तो 125 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। प्रीमियम केस में एंट्री ये बन जाएगी, अगर एट पार केस होगा तो SPR हट जाएगा, बाकी एंट्री यही बनेगी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आप लोग ये लगा लेंगे। सेकंड की क्वेश्चन 11 दिया है, दो क्वेश्चन, दो नहीं 3 क्वेश्चन देंगे आप लोग को, तीनों आप लोग ट्राई करिएगा। सेकंड लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम, वेंडर्स का नाम क्या है? आर सुंदरम, फॉर ₹5 लाख, पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स और ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है, 100 रुपये वाले शेयर्स में पेमेंट करना है, 25% प्रीमियम पे कर लेंगे आप लोग। 5 लाख डिवाइड बाई 125। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएगा। फिर सेम एंट्री, वेंडर्स का नाम सुंदरम लिमिटेड है तो वेंडर जगह पे क्या आ जाएगा? सुंदरम लिमिटेड। मशीनरी जगह पे क्या आ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग। बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, वाई लिमिटेड है कंपनी जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को क्या दे रही है? अंडर राइटिंग कमीशन। तो अभी जो एंट्री लिखी थी यहाँ पे हमने, थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करिएगा, पीछे जाइएगा, देखिएगा। यहाँ एंट्री लिखी थी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। तो अंडर राइटर्स का यहाँ पे नाम दिया है, एक कंपनी थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलो लिखेंगे, एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, जो भी उनको पेमेंट करना है, उनको शेयर्स देने हैं। कितने शेयर्स? 2,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाले। तो टू शेयर्स इक्विटी प्रेफरेंस कुछ लिखा नहीं तो लिख दीजिएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी इक्विटी प्रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है। 2,000 शेयर एट पार पे इशू कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, टैगोर लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख, पेबल बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। एक को टैगोर लिमिटेड है, वो बिजनेस परचेज कर रहा है किसका? तुलसी ब्रदर्स का। ठीक है, फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। जो पेमेंट करेगा कैसे करेगा? 48 लाख रुपए का करेगा। कैसे करेगा? इक्विटी शेयर्स में करेगा। ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20 रुपये वाला शेयर देगा, वो भी 20% प्रीमियम पे। बहुत अच्छी बात है। परचेज क्या कर रहे हैं? द असेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड, सॉरी, द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें परचेज कर रहा है?
प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की, स्टॉक 15 लाख का, डेटर्स 8,60,000 का, क्रेडिटर्स 3 लाख का। तो एंट्री आप लोग ऐसे लिख लेंगे, प्लांट मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, थर्ड दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, तीनों डेबिट कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सबका अमाउंट लिख लेंगे। टू वेंडर्स यहाँ पे लिखेंगे किससे परचेज करा था, तुलसी ब्रदर्स से, लिखेंगे टू तुलसी ब्रदर्स। तुलसी ब्रदर्स को कितना अमाउंट देना है, 48 लाख, तो तुलसी ब्रदर्स में आ जाएगा 48 लाख, बाकी चारों चीज़ों का अमाउंट दिया होगा। फिर आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। अगर डेबिट साइड कम पड़ा तो गुडविल, क्रेडिट साइड कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या करना होगा, तुलसी ब्रदर्स को क्या देने होंगे, शेयर्स देने होंगे। तो नेक्स्ट एंट्री इसके बाद बनेगी तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पे दिया तो टू एसपीआर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉस्ट इन एरियर और कॉस्ट इन एडवांस, ठीक है। और इन 3 क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको एसपीआर का भी होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है, जो कि दिया है किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, जिनके पास बुक है देख लेंगे। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से जस्ट पहले वाला क्वेश्चन लिखा था, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर and 2006% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। जो इक्विटी शेयर हैं वो प्रीमियम पे इशू करे गए हैं और जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो एट पार पे इशू किए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको पहले पूरा इक्विटी शेयर का सॉल्व करना पड़ेगा सारी एंट्रीज, उसके बाद सारी एंट्रीज प्रेफरेंस शेयर की करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का रेट दिया था, इक्विटी केस में एप्लीकेशन पे ₹3.5 था, अलॉटमेंट पे ₹6.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड फाइनल कॉल पे ₹2। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एप्लीकेशन पे ₹30, अलॉटमेंट पे ₹20, फर्स्ट कॉल पे 25 और सेम अमाउंट फाइनल कॉल पे ₹25। ऑल दिस शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन जर्नल एंड कैश बुक, ठीक है। जर्नल और कैश बुक में तो जर्नल बना लीजिएगा, कैश बुक छोड़ दीजिएगा। हमने आपको जो आज क्वेश्चन लगवाया भी था उसमें भी क्या था, जनरल एंट्रीज करनी थी, बैंक अकाउंट बनाना था, ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं बनवाया है, तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोग बैंक अकाउंट अपने आप नहीं बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बताइएगा। बैंक अकाउंट प्रीवियस क्वेश्चन जो भी लगवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 जेड लिमिटेड वाला, उसका बैंक अकाउंट भी बनवा देंगे और इस क्वेश्चन का कैश अकाउंट भी बनवा देंगे, जैसा आप लोग को लगे बताइएगा। फिलहाल आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आया तभी बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा या समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड किया सकें और क्लासेस को ऐसे कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। आने वाली कुछ क्लासेस में ही मान के चलिए 6-7 क्लासेस में आपका शेयर चैप्टर एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहे, लगातार हर वीडियो का अच्छे से देखते रहे, तो गारंटी के साथ आप लोग को शेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए हैं उसको सिंसियरली क्वेश्चन लगाइएगा, अच्छे से ध्यान से, ठीक है। उसका सोल्यूशन हम मैच करा देंगे। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।